हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लास 11 की शुरुआत है, अकाउंटेंसी पढ़ना है और अकाउंटेंसी जब तक पढ़ना है तब तक ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना, मतलब इस टर्मिनोलॉजीज को हमेशा अपने दिमाग में जरूर रखना कि कोई भी तुम्हें ये टर्म के बारे में पूछे तो तुम सडन आंसर दे पाओ। तो चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। These are the 25 terminologies of accounting। मतलब अगर अपने शब्दों में बोला जाए तो ये है 25 जड़ी बूटियां जो अकाउंट से लेकर के फर्दर स्टडीज करने वाला है उसे याद रखना। ये टर्मिनोलॉजीज हमेशा देखने को मिलने वाली है, पक्का याद रखना ये बात, और सीखना क्लास 11 में ही है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद 1 to 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला बात है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब जिसे हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, मतलब पैसे से मेजर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये तुम लोगों के लिए एक नया टर्म है, बट इसे समझना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, वो बोल तो दिया गया है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कैसे करती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई सामान परचेज करते हो तो क्या जाएगा, तुमसे पैसा चला जाएगा और उसके रिटर्न में क्या आएगा, वो सामान आएगा। तो एक तरफ से पैसा गया और दूसरी तरफ से सामान आया, तो क्या हुआ, यही तो हुआ कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ, पैसा घटा सामान बढ़ा। इसलिए ये जो है फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट, कैश एसेट होता है, तो क्या गया, कैश गया ना, और उसके बदले में क्या चला आया, उसके बदले में सामान चला आया। अगर बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की तो ये दो टाइप, अगर बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की तो बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, समझना ध्यान से। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस मेनली होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अगर बात करते हैं अकाउंटिंग यूनिट की तो दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन की अगर बात करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है बट उससे पैसा बाहर नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है जो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है उसको यूज करते करते उसका वैल्यू घटता है, बट क्या वो एक्चुअल में पैसा बाहर आउटफ्लो होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा प्रोप्राइटर उसे किसी दूसरे को नहीं देता, बल्कि वो खुद एक प्रोविजन रख लेता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बट इंटरनल ट्रांजैक्शन है क्योंकि ये विद इन द बिजनेस बाउंड्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब बियॉन्ड द बिजनेस बाउंड्री, मतलब बाहर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस फॉर एग्जांपल अगर बात कर लेते हैं तो इसे समझ लो परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल। ये परचेज एंड सेल कहां होता है? ये तो बिजनेस के बाहर होती है ना, परचेज करो या सेल करो, तो ये होते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। अब बात कर लेते हैं पेमेंट बेसिस पे ट्रांजैक्शन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। पेमेंट बेसिस की अगर बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन दो टाइप से क्लासिफाइड है। नंबर 1, कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसा परचेज और सेल जो भी हो, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, जिसमें कैश तुरंत मिल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसा परचेज और सेल जिसका पेमेंट हमें एट द सेम टाइम नहीं होता, बल्कि वो कुछ समय के बाद होता है। देखते हो ना, उधार में भी परचेज सेल होता है, खरीद बिक्री होती है। तो ये है ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, दो टाइप से क्लासिफाइड है। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रोपराइटर को बोला जाता है ऑनर। तो ऑनर क्या है भाई? ऑनर का मतलब है जो
कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपराइटर अपने अकाउंटिंग टर्म में, हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल तो लगाता है प्रोपराइटर। तो कैपिटल मींस दैट अमाउंट ऑफ मनी और मनी वर्थ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई भी प्रोपराइटर अपना पैसा ही बिजनेस को ओपन करने के लिए लगाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसके बदले में वो मनी वर्थ का मतलब एसेट भी दे सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है ना कि बिजनेस अगर है, सारा कुछ रेडीमेड है और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो रहा है तो वो कैपिटल तो नहीं लगाएगा, वो पूरा सामान एक बिजनेस से शिफ्ट करके दूसरे बिजनेस में रखेगा। तो क्या होगा? वो मनी वर्थ का सामान देगा। तो कैपिटल मींस दैट अमाउंट ऑफ मनी और मनी वर्थ और एसेट which is invested in business by businessman or proprietor of the business। क्लियर है? बस या तो वो मनी इन्वेस्ट करे या तो मनी वर्थ इन्वेस्ट करे, वो हो गया उसका कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इवेंट। इवेंट क्या है? देखो, ट्रांजैक्शन का आउटकम ही है या रिजल्ट ही है इवेंट। क्या है? देखो, इवेंट इज द रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ और ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है इसका कंसिक्वेंस, इसका रिजल्ट है तुम्हारा इवेंट। अगर इवेंट को एक एग्जांपल से समझा जाए तो एग्जांपल देखो, सिंपल टर्म से समझो। एक मोटर बाइक तुमने 50,000 रुपीज में खरीदा और एक साल तुमने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। उसके बाद क्या हुआ? तुमने उस मोटरसाइकिल को सेल किया। कितना में? 45,000 रुपीज में। तो फॉर 50,000 में तुमने खरीदा, 45,000 रुपीज में तुमने सेल किया। लॉस कितना हुआ तुम्हें? तुम्हें 5,000 का लॉस हुआ। तो अल्टीमेट ट्रांजैक्शन तो यहां पे हुआ, पैसा आया और सामान गया, बट उसके बदले में तुम्हें लॉस कितना हुआ? वो हो गया 5,000। सो दिस इज कॉल्ड इवेंट। इसी को हम लोग बोलेंगे इवेंट, क्योंकि ये रिजल्टिंग फैक्टर ऑफ ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि तुम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो और अकाउंट को जानना बहुत जरूरी समझा जाता है। अकाउंट क्या है समझना। A summarized and complete record of all relevant transactions relating to a particular head at one particular place is known as account। इसका मतलब क्या है सर, समझाइए। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो लेकिन वो एक पर्टिकुलर हेड को बिलोंग करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कैश ट्रांजैक्शन की, तो कौन से पर्टिकुलर हेड में वो जाएगा? वो पर्टिकुलर सर कैश अकाउंट के हेड में चला जाएगा। क्लियर है ना? तो कैश अकाउंट के हेड में चला जाएगा। उससे रिलेटेड मतलब कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे पैसा आए, पैसे का इनफ्लो हो, चाहे पैसे का आउटफ्लो हो, पैसा जाए, वो सारा कौन से हेड में चला आएगा? वो सारा चला आएगा कैश अकाउंट के हेड में। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि एक समराइज्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिलेवेंट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज नॉन एज अकाउंट। कोई भी अकाउंट हो, अगर वो रिलेवेंट हो उस पर्टिकुलर हेड से, तो वो उसी अकाउंट में बिलोंग करेगा और उसी अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या है? जैसे प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है या मनी वर्थ लगाता है, तो उसे हो ही सकता है इन फ्यूचर पैसे की जरूरत पड़े या सामान की जरूरत पड़े। अगर वो पैसा बिजनेस से ड्रॉ करता है, पैसा ही नहीं सामान भी अगर बिजनेस से ड्रॉ करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। हाथ से ड्राइंग करने वाला नहीं, विड्रॉ करने वाला ड्राइंग्स। तो withdrawal of money or goods for personal use by owner or proprietor is termed as drawing। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टर्म में हम लोग आगे आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है एसेट। एसेट क्या है? एसेट का मतलब है एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज टर्म्ड एन एसेट। इसका मतलब ये है कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइज के पास है वो अगर इन फ्यूचर में कोई बेनिफिट देती है तो वो हो गया उस बिजनेस का एसेट। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में फर्नीचर है तो वो क्या तुरंत
यूज होके खत्म हो जाएगा क्या? नहीं ना, वो उससे इन फ्यूचर बेनिफिट करेगी, तो वो हो गया उसका एसेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइबिलिटी। डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन दैट द बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू पे टू द आउटसाइडर। अगर कुछ एसेट्स है तो कुछ लाइबिलिटीज भी बिजनेस के होते हैं, मतलब उधार, अगर अपने टर्म में समझा जाए तो बिजनेस के भी कुछ उधार होती है जो उसे फ्यूचर में पे करना पड़ता है, तो उस उधार को हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट। याद रहेगा? तो डेब्ट और ऑब्लिगेशन दैट द बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर और टू द आउटसाइडर इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी। ये जो दो टर्म है, एसेट्स और लाइबिलिटी, ये काफी बड़ा अप्रोच है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिसिप्ट्स की बात करते हैं। रिसिप्ट्स या रिसिप्ट्स, एनी रिसिप्ट्स ऑफ मनी इन द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस में जहां से पैसा आए वो हो गया रिसिप्ट। तो रिसिप्ट्स जो होते हैं वो दो टाइप की होते हैं। नंबर वन होता है पहला कैपिटल रिसिप्ट्स और नंबर सेकंड इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट, जब पैसा आ जाता है ना, तब हम लोग उसे बांटना सीखते हैं कि भाई ये कैपिटल के जरिए आया है पैसा या बिजनेस के ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी वर्क के थ्रू आया है। तो क्या है समझना, अगर बिजनेस में पैसा किसी लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट की बात कर लो या इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, उसके जरिए अगर पैसा आता है तो वो है कैपिटल रिसीट्स। और अगर बिजनेस के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होने से जो बिजनेस के रिसीट्स आते हैं वो हो जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। देखो एग्जांपल्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहां पे फिक्स्ड एसेट का बात किया गया है, फिक्स्ड एसेट और एक टर्म मिसिंग है जो होगा इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट, ये अगर फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो होगा कैपिटल रिसीप्ट्स, क्योंकि पैसा आया। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोप्राइटर। अब अगर कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, आज लगाएगा कल निकाल लेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है, जो बिजनेस में यही समझा जाता है कि ऑनर का जो पैसा है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं जहां पे लॉन्ग टर्म की बात इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे वो वर्ड कैपिटल जुड़ जाता है। तो बिजनेस के लिए वो क्या है? रिसीट्स है ना, तो ये हो गया कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट रिसीव बाय लोन और बाय थ्रू लोन्स। लोन अगर कोई लेता है, बिजनेस शॉर्ट में अगर बात करें तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस लोन लेती है तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो लोन लेती है तो पैसा आया ना गया, पैसा आया तो रिसीट्स ना एक्सपेंडिचर रिसीट्स, देन इट इज कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब है बिजनेस का डेली एक्टिविटी जो होता है उसके बिहाफ में अगर कोई रेवेन्यू अर्न होता है, रेवेन्यू टर्म, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज जो डे टू डे वर्क करती है उसके बिहाफ में अगर कोई इनकम होता है, रिसीट्स होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। एग्जाम्पल, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था क्योंकि लॉन्ग टर्म था, बट अगर तुम गुड्स को सेल करते हो तो उससे रिसिप्ट्स अगर आता है तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन एंड फी रिसीट्स फॉर सर्विस रेंडर। अगर तुमने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया है और उसके बदले कोई कमीशन आ जाता है या कोई फी तुम्हें रिसीव किया तो वो क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स। लास्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है तो वो है कैपिटल रिसीट्स, लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट से अगर तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है तो वो कौन सा रिसीट्स होगा? कैपिटल और रेवेन्यू, वो होगा रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, जहां रिसीट्स है वहां पेमेंट ना हो, मतलब एक्सपेंडिचर ना हो तो बेकार है। तो रिसीट्स के बाद आ जाता है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स का मतलब क्या था? बिजनेस में पैसा आना, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? बिजनेस से पैसा चले जाना। सो एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कैश या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जा रहा है और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट,
मान लो तुम्हें कुछ एसेट परचेज करने के लिए अगर उधार लेना पड़ रहा है तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे। गुड्स और सर्विसेज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर, चाहे कोई एसेट हो, सामान हो या कोई भी सर्विस, इसे परचेज करने में कोई भी तुम्हारा लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है तो वो हो जाता है एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से रिसीट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू रिसीट्स, सेम इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये न्यू टर्म है, लेकिन पहले इसमें चले आओ। जिस तरीके से कैपिटल रिसीट्स सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट से डिनोट करती थी, ठीक उसके उल्टा अगर तुम फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हो तो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डिसबर्समेंट ऑफ कैश होगा। तो क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट है जिसका बेनिफिट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ले सके। नेक्स्ट, परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, या तो बिल्डिंग खरीद लो या तो बिल्डिंग बना लो, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई भी खर्च किसी लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने के लिए या फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए किया जाए उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या था, जो डे टू डे एक्टिविटी से मिलता था। ठीक, फॉर डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए जो खर्च होते हैं बिजनेस से, उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस किसे देना पड़ता है, एम्प्लॉइज को देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी करवाना है तो उसके बदले उसे भाई पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रेंट, जिस जगह में तुम काम कर रहे हो उसके लिए रेंट भी देना पड़ेगा। वेदर इट इज इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है, भले ही तुम अपने प्रॉपर्टी में अगर काम करो बट उसका भी एक रेंट बनता है, तो ये भी क्या होता है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये खर्च तो है लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट में इस खर्च को कर दिया जाता है ना कि उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च तो एक बार हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट देखो कितना साल तक चलता है। तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक, एक बार खर्च किया लेकिन उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक हम लोग को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, स्टार्टअप कॉस्ट, बिजनेस अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं बट उसके पहले बहुत सारे खर्च हो गए, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं बिजनेस को बनाने के लिए प्री खर्च है, तो उसका बेनिफिट भी तो हम लोग लेंगे। तो ये सब क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये है एक्सपेंडिचर और इसके क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट टर्म वो है एक्सपेंसेस। देखो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में थोड़ा सा फर्क है, एक स्लाइट चेंजेस है। क्या है, इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग जो खर्च करते थे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए, बट यहाँ पे ये नहीं है। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब खर्च तो करेंगे लेकिन उस खर्च में कुछ रेवेन्यू आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे वेजेस, सैलरी, खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में हमारे एम्प्लॉइज काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें रेवेन्यू, मतलब कहीं ना कहीं फायदा होगा। कमीशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो सामान हम बेचेंगे इन फ्यूचर मार्केट में तो उसके लिए भी तो कुछ कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो ये सारे कौन से खर्च में गिने जाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस में गिने जाते हैं। इसे एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, इसे एक्सपेंस बोलेंगे। आज की इस वीडियो में हाँ अभी भी कुछ टर्मिनोलॉजीज बची हैं। 25 टर्मिनोलॉजीज थी, हम लोगों ने कवर अप किया इस वीडियो में सिर्फ 11। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।